अब 3 महीने के बाद से शुरू हो जाएगा जब कैंपिंग, तो आपको स्टाम्प पेपर पे शपथ पत्र लिख के दिया जाएगा कि हम जीतेंगे तो ईमानदारी से करेंगे। अब अगर शपथ पत्र दे दिया गया जनता के साथ एग्रीमेंट कर लिया गया और नहीं करते हैं तो बहुजन मुक्ति पार्टी के नेता को जेल के सलाखों में डाल सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ये है, राइट है। प्रत्येक जनमानस को ये राइट है, अधिकार है कि चूंकि हमने पब्लिक से, जनता से एग्रीमेंट कर रहे हैं और जनता को ये पावर है, हमें अगर गलत बात के अवधारणा अगर पैदा हो जाए तो जेल भेज सकते हैं। तो समाज का एजेंडा तो रखना पड़ेगा ना, जिससे समाज का हित हो, कि नहीं रखना पड़ेगा? बिना समाज के मुद्दे की राजनीति किए हुए समाज का उत्थान करना चाहते हैं। तो इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने सोचा जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म से ऊपर उठ के कुछ राजनीति किया जाए, जिससे हमारे देश का और हमारे देश के लोगों का हित और कल्याण हो जाए। इसलिए पहला मुद्दा हम लोगों ने रखा। अभी तो जनरल पेपर आपको दिया जा रहा है, 29 मुद्दे हैं। अब 3 महीने के बाद से शुरू हो जाएगा जब कैंपिंग, तो आपको स्टाम्प पेपर पे शपथ पत्र लिख के दिया जाएगा कि हम जीतेंगे तो ईमानदारी से करेंगे। अब अगर शपथ पत्र दे दिया गया जनता के साथ एग्रीमेंट कर लिया गया और नहीं करते हैं तो बहुजन मुक्ति पार्टी के नेता को जेल के सलाखों में डाल सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ये है, राइट है। प्रत्येक जनमानस को ये राइट है, अधिकार है कि चूंकि हमने पब्लिक से, जनता से एग्रीमेंट कर रहे हैं और जनता को ये पावर है, हमें अगर गलत बात के अवधारणा अगर पैदा हो जाए तो जेल भेज सकते हैं। और ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से तो दुनिया परेशान है और इतने बड़े झूठ के पुजारी हैं, वो झूठलरजीवी हैं कि उनका तो कोई भी मुकाबला नहीं है। तो मुकाबला नहीं है तो सारे देश के नेताओं को भी झूठ बोलना सिखा दिए। और तो और उनका छाप अखिलेश यादव पे भी पड़ गया। बुरा मत मानना, सपा के नेता भी होंगे, मैं आपको सिद्ध करके बता दे रहा हूं। सिद्ध भी करना चाहिए ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा 15 लाख रुपए देने के लिए, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, 15 पैसे दिया नहीं। 15 लाख देने का आश्वासन उन्होंने दिया, 2 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने आश्वासन दिया था, देश को विकास और तरक्की की ओर ले जाने के लिए उन्होंने कहा था, बेटी पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी उन्होंने कहा था, और मजदूर को आमदनी 2 गुनी हो जाएगी उन्होंने कहा था, मजदूर प्लेन से चलने लगेंगे उन्होंने कहा था, किसान जो है इनकी आमदनी 2 गुना हो जाएगी उन्होंने कहा था। और जितना उन्होंने कहा था सब अपोजिट हो गया। 15 लाख दिया नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 70,000 के कर्ज हो गए। 2 करोड़ नौकरी दिया नहीं, बल्कि 2.5 करोड़ नौकरी छीन लिया। किसानों की 2 गुनी इनकम किया नहीं, बल्कि उन्होंने किसानों की जो आमदनी थी वो भी छीन लिया। और बेरोजगारों को फ्लाइट पे छोड़ो, और जब इसमें लॉकडाउन में ट्रेन भी बंद कर दिया, जनरल बोगी भी नहीं दिया। और सपने काहे के दिखाए थे? फ्लाइट के। और हमारे लोग सोच रहे थे अब तो मजदूरों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। और इतना बारीकी से उसने झूठा आश्वासन दिया। कहा उन्होंने अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये नहीं बताया था कि अच्छे दिन किसके आएंगे। हाँ, कहा था उन्होंने अच्छे दिन आएंगे, सिर्फ कहा था। तो अच्छे दिन किसके आए? नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी जी आजीवन कुछ भी करते, अगर इस देश में प्रधानमंत्री नहीं होते आधी दुनिया घूम लेते, कभी नहीं घूमते। अच्छे दिन किसके आ गए? उनके आ गए। अच्छे दिन इतने आ गए कि दाढ़ी के बाल भी ऐसे कंघी करने के लिए टॉप क्लास की महिलाएं कर रही हैं, दाढ़ी कंघी। किसके अच्छे दिन आ गए? उनके आ गए। अब 11 लाख का सूट उन्होंने पहना, तो अच्छे दिन किसके आ गए? नरेंद्र मोदी के। तो सब अच्छे दिन उनके लिए आ गए और सारे नेताओं के इनकम उनके बढ़ गए, तो सबके उनके कमेटी के अच्छे दिन आ गए। बुरे दिन किसके आ गए? किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के, बेरोजगारों के, सबके आ गए। तो ये तो झूठ बोल ही रहे थे। तो अखिलेश यादव जी ने सोचा एक झूठ हम भी मारते हैं,
देखते हैं पकड़ लेते हैं कि नहीं ये लोग। लेकिन इनको यह नहीं मालूम है कि अब तो सोशल मीडिया चल रहा है। उन्होंने कहा जब नीट पे, अभी एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने बताया कि नीट पे कौन आंदोलन किया पूरे देश में, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों ने किया। और सभी जिला मुख्यालयों पे धरना किया, आंदोलन किया, ज्ञापन दिया। और एक ही चरण में नहीं किया, 3 चरणों में किया। अब जब नीट का रिजर्वेशन बैकवर्डों का लग गया, लागू हो गया, नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ गया। और झुका क्यों जानते हैं व्यक्ति? इसलिए कि चुनाव है 2022 का, इसमें भी राजनीति है। और वो वोट मांगने जाएंगे तो पिछड़े के ऊपर ऐसे ही अत्याचार कर रहे हैं 9 महीने से जो किसान आंदोलन पे बैठे हैं। क्या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं? क्या ज्यादा? क्या जनरल कास्ट के लोग हैं? सबसे ज्यादा बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। 90% से ज्यादा बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। तो वो तो पहले से नाराज बैठे हुए हैं सबक सिखाने के लिए। और इधर भी बैकवर्ड क्लास सबक सिखा सकता था, तो इसलिए उनको झुकना पड़ा। और आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं, तो उसका फायदा हम लोगों को मिलता। तो उन्होंने सोचा अब तो मिल गया, तो झूठे श्रेय क्यों न ले लिया जाए। तो अखिलेश यादव जी ने ट्विटर पे लिखा, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बदौलत, आंदोलन की बदौलत, समाजवादी पार्टी के आंदोलन की बदौलत नीट में बैकवर्डों को रिजर्वेशन देना पड़ा सरकार को। और इस सफलता के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जब ये कहा तो एक रोशनी यादव नाम की लड़की ट्वीट किया। हाँ, ट्वीट किया, क्या किया? कहा माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आंदोलन किया, आप कह रहे हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश में ही प्रभाव है सबसे ज्यादा। तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कहां धरना प्रदर्शन हुआ, कहां रैली हुई, कहां आंदोलन हुआ, ये हमें बताया जाए। और फिर आगे लिखा कि पूरे देश में कहां समाजवादी पार्टी के लोग रोड पे आए या आंदोलन किया या सिंगल ज्ञापन दिया। लगता है अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता नाइजीरिया और थाईलैंड में आंदोलन किए क्या, जो भारत के किसी भी सदस्य को पता नहीं चला। अब अखिलेश यादव जी फंस गए। अब उन्होंने सोचा कि अगर दूसरे जाति के लोग कहे होते तो मैं प्रहार करता। हाँ, अब बिरादरी ही बगावत पुतर जाएगी। और रोशनी यादव के साथ साथ देख रहा हूं कमेंट पे आलोक यादव, पंकज यादव, हाँ, पंकज मूल निवासी यादव, डॉक्टर चंद्रशेखर यादव मूल निवासी, तमाम लोग लगे थे। तो उन्होंने सोचा ये तो बड़ा मामला खड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने एकदम शांत, अब न यस और न नो, न हमने किया और न हमने नहीं किया, एकदम शांत। तो ये झूठ का प्रकोप पूरे देश में पड़ गया है। बहन जी भी ऐसे ही तुक्का मार रही हैं। और नरेंद्र मोदी ने अभी जो है, आपने देखा अभी उन्होंने घोषित क्या किया, 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर पे उन्होंने कहा देश का बजट कितना है, तो 34 लाख समथिंग, यानी 35 लाख करोड़ रुपए का बजट। कितना है? 35 लाख करोड़ का। और नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम युवाओं और बेरोजगारों के समर्थन के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए, देश की तरक्की के लिए 100 लाख करोड़ रुपया दे दिए। बजट टोटल कितना है? 35 लाख समथिंग, 35 लाख करोड़। और उन्होंने स्पीच में क्या किया? 100 लाख करोड़ दे दिए। इतने में पूरे देश के युवा आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्होंने ट्विटर पे धमाल मचा दिया। अरे फेंकू आया, फेंकू आया, फेंकू आया। 34 लाख समथिंग, यानी 35 लाख बजट को 100 लाख करोड़ का बात बता रहा है। ये फेंकू आया, फेंकू आया, फेंकू आया। और इतना फेंकू से भर गया कि ट्रेंड ही हो गया फेंकू।
तब नरेंद्र मोदी को लगता है अब नौजवान कुछ जाग रहे हैं। हाँ, तो सोचा अब कैसे बेवकूफ बनाए। तो बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने एक बात और किया। बड़ा बड़ा अभी बोर्ड लगा हुआ है, देखे होंगे, बैनर। अब बैनर में बड़े गर्व से दो चीजें लिखी है। एक तो लिखा है कि मैंने मुफ्त राशन दिया, कितना, 5 किलो लिखा हुआ है ना। अब वो भी षड्यंत्र आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सोचोगे कि इतना ज्यादा झूठ। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये 5 किलो का जो चावल का पैकेट है, अनाज का, दाने का, उसकी टोटल कीमत है 98 रुपया 75 पैसे, यानी 100 रुपए से कम। लेकिन जो थैला उसमें बनवाया गया है वो 140 रुपए का है। तो नाम गरीबों के नाम पे 100 रुपया, और गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए थैले की कीमत 140 रुपया इसलिए मजबूत बनवाया गया है कि जिससे नरेंद्र मोदी का प्रचार 2022 के चुनाव तक रहना ही चाहिए। हर घर में वो थैला फटना नहीं चाहिए, योगी और मोदी का चेहरा दिखाई देना चाहिए। और उसके बाद हजारों करोड़ रुपया लगा के बड़ी बड़ी होल्डिंग लगा दिया गया। और एक और बैनर आप देख रहे होंगे, मुफ्त जो है वैक्सीन का ना, मुफ्त वैक्सीन का। अरे आज मुफ्त में वैक्सीन दिए तो अब हमारे लोग आत्महत्या करने के लिए परेशान हो रहे हैं। कह रहे हैं कि हमसे तो 3000 लिया। जब पहले आया वैक्सीन तो कितने में बिका? 3000 का। दूसरी खेप आया तो कितने में बिका? 2200 का। तीसरे खेप पे आया तो कितने का? 1600 का। चौथे खेप पे आया तो 1200 का। और 5वें खेप पे आया तो 600 का। 7वें खेप पे आया तो 260 रुपए का। अब 8वें खेप में आया तो वैक्सीन फ्री हो गई। समझ रहे हैं? अब जिन्होंने पैसा दिया तो आपने फ्री में उसकी भी एंट्री कर दिया। अब समझ में आ रहा है? और बड़े गर्व से कह रहे हैं योगी जी, हमने 7.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया। कह रहे हैं ना, योगी जी कह रहे हैं। अब 7.5 करोड़ का, तो योगी जी का एक आपको डायलॉग सुनाता हूं, इसलिए आपको जानकारी हो। अब ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब देख रहे हैं, तो ऑल इंडिया के, ऑल वर्ल्ड के लोग देख सकते हैं। तो मोदी जी ने कहा, योगी जी ने, कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 मास्क देंगे और बेस्ट क्वालिटी का पेटेंट। और कब कहा था उन्होंने? 1 साल हो गए। 1 साल में, और जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कितनी? 24 करोड़। 24 करोड़ है। तो 24 करोड़ की जनसंख्या को 48 करोड़ मास्क देंगे। अब इसमें से बैठे हुए लोग योगी जी का मास्क पाए थे क्या आप लोग? हाँ, किसी को नहीं मिला। नहीं? तो जैसे 24 करोड़ मास्क बांट चुके हैं, वैसे 7.5 करोड़ वैक्सीन भी दे चुके हैं। हाँ, मास्क ले लिए हैं। अच्छा, मास्क दिए नहीं, मास्क ले लिए। और मास्क, आपकी बात का समर्थन मैं कर रहा हूं। मास्क कैसे लिए? पुलिस वालों को बोला कि अगर ये जाएंगे सब्जी खरीदने तो 4 डंडा लगाना। तो जितने डंडे पड़ रहे थे, कुछ न कुछ मांस ले रहे थे। हाँ, तो ये स्थिति है। तो जब हम लोगों ने अवलोकन किया कि पूरा झूठ के ही आधार पर चल रहा है मामला, तो सही बोलने के लिए बड़ा एक अभियान चलाना चाहिए। और सही बोलने के लिए प्रेरणा कहां से मिल रही है? तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, तो चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि सरकारें झूठ बोलती हैं। आपने पेपर पढ़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं सरकारें झूठ बोलती हैं। और सरकारें जो झूठ बोल रही है, अब ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी सबसे ज्यादा झूठ बोल रही है, ये तो नहीं कह सकते। इसलिए उन्होंने कहा सरकारें झूठ बोलती है और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और विद्वान लोगों का काम है समाज को जाके जागृत करें। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रही है।
जब भारत की सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो हम लोग सोचा कि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं और अपने समाज में थोड़ा सा कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए हमारी भी ये जवाबदेही है कि समाज को जाके जगाएं। ये जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, समाज में जगा रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं। तो जगाने की आगे परंपरा में हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं और कल भारत के इतिहास में लिखा जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट कहा था तो कौन लोग जागृत कर रहे थे, उसमें जरूर टाइप करके कुछ लोग हम लोगों का नाम डालेंगे। तो जगाने का काम कर रहे हैं। अब देखा जाए तो इतना भयंकर का रणनीति बनाया है उन्होंने। मोदी जी को योगी जी ने बुलाया था, कहां बुलाया था? लखनऊ, ताजपोशी करने के लिए बुलाए थे ना। और जब बुलाया गया ताजपोशी करने के लिए तो लखनऊ के एयरपोर्ट पे उतरे थे। तो नरेंद्र मोदी जी जैसे एयरपोर्ट पे उतरे, पूछा ये क्या है? तो कहा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है। कहा तो किसानों के बड़ा नेता थे। हाँ नेता थे। तो कहा इनके नाम का एयरपोर्ट बेच लेते हैं। तो मोहन भागवत जी कहे होंगे नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी, तो कहेंगे यस सर। तो कहेंगे अरे अडानी को फोन करो। कहा क्यों सर? तो कहा होगा अरे एयरपोर्ट बेचना है गधे, सुन नहीं रहे हो। तो कहा होगा यस सर। तो उन्होंने अडानी को फोन किया। अडानी को फोन किया तो अडानी ने कहा मैं इतने करोड़ रुपए का लेना चाहता हूं, तो एयरपोर्ट बेच लिया उन्होंने, तुरंत बेच लिया। अब वहां से ताजपोशी के बाद फिर सोचे होंगे अब चलते हैं। चलते चलते लखनऊ एयरपोर्ट दिख गया, ये आपका स्टेशन दिख गया, तो वो भी बेच लिया उन्होंने। तो उसमें 3 लोगों की ताजपोशी हुई थी, मुख्यमंत्री का और 2 उप मुख्यमंत्री का। तो एक उप मुख्यमंत्री बड़ा खुश हुए, दिनेश शर्मा जी, कहे मोदी जी हमारे यहां भी चलिए। कहा कहां? तो कहा कानपुर। उनको समझ में नहीं आया होगा, वो कानपुर लेके चले गए। जब कानपुर लेके चले गए तो नरेंद्र मोदी जी पूछे ये क्या है? तो कहा साहब ये तो कानपुर का जंक्शन है, बहुत बड़ा स्टेशन है। अच्छा, तो कहा ये भी बेच लेते हैं। बेच लिया उन्होंने। और मैं तो सबसे ज्यादा हैरान इस बात से था कि केशव प्रसाद मौर्य जी साइकिल चला चला के प्रचार करते थे पहले, लोग नहीं जानते होंगे, और उसके बाद फिर टूटी मोटरसाइकिल से चलते थे। अब तो बहुत बड़े आदमी बन गए। हमने सोचा कि बैकवर्ड क्लास का आदमी है, हो सकता है कुछ अकल बची हो, इतना बेच रहे तो इसको तो कम से कम समझना चाहिए। और रहने वाले कौशाम्बी के हैं और रहते हैं इलाहाबाद में, हमारे प्रयागराज में। तो उन्होंने कहा मोदी जी हमारे यहाँ भी चले आइए। तो हमने सोचा कि यह पगला मुसीबत दे रहा है, और गए जब गंगा में आरती किए। आरती करने के बाद जब चले तो कहा ये क्या है? तो कहा ये तो इलाहाबाद का प्रयागराज जंक्शन है। अच्छा, बड़ा अच्छा जंक्शन बना है। तो उसको भी बेच लिया। और फिर मोदी जी को बुलाया बनारस के लोगों ने कि आ जाइए। तो वो गए और आरती उतारे, वहां भी गंगा की आरती उतारे। उतारने के बाद पहली बार गए तो पूछा ये क्या है? कहा ये रेलवे का हॉस्पिटल है। कहा अच्छा, तो बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है। तो कहा बेच लेते हैं। तो बेच के टाटा को बेच दिए और टाटा कैंसर हॉस्पिटल बन गया। फिर दोबारा बुलाया मूर्खों ने, और जब दोबारा फिर बुलाया तो बनारस रेलवे स्टेशन बेच लिए। अभी गए थे, मुंबई के लोगों ने बुलाया। मुंबई के लोगों को भी सोचना चाहिए कि इसको आदमी को बुलाओगे, कबाड़ी आदमी को तो बेच लेगा, लेकिन वो भी नहीं ध्यान दिए। और जब मुंबई गए तो मुंबई एयरपोर्ट पे उतरे, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जब वो गए, जब देखा, तो देखने के बाद उन्होंने कहा अडानी जी आ जाओ, इसकी भी बोली लगा लो। वो भी बेच लिए। अभी रायगढ़ छत्तीसगढ़ में भी गए थे,
देखा, पूछा ये क्या है, कहा ये रायगढ़ स्टेशन है, तो कहा बोली लगाओ, तो इसकी 600 करोड़ की बोली लग गई है, वो भी बस 2-4 दिन में निपट जाएगा। छत्रपति साहब जी बहुत पुराने स्टेशन ना। और तो और जब वो गए दिल्ली में, तो जब पहली बार गए, दूसरी बार गए, तो तीसरी बार गए तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और कहा ये तो दिल्ली में लाल किला है, और लाल किला के प्राचीर पीस पीस देते हुए उसने स्पेस देखा, कितना जगह वाला एरिया है, और उसके बाद डालमिया को फोन करके वो भी बेच लिया। अब डालमिया अगर नहीं चाहेंगे तो देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बोलने की औकात में नहीं है। इस तरीके से देश की संपदा उन्होंने बेच लिया। अब और आपको बड़ी बात है, अब अगला स्टेप उन्होंने क्या किया है, कहा रेलवे की जो सरकारी जमीन है रेलवे विभाग की, वो भी बेचने के कगार पे है, और सेना की जमीन भी बेचने के लिए उन्होंने बातचीत कर लिया। अब मान लिया जाए सेना की जमीन आपने बेच लिया, और आप क्या करोगे, प्राइवेट रखोगे, किसी से खरीदोगे, एग्रीमेंट करोगे, किराए पे रखोगे, रेंट पे। अब रेंट पे रखना सेना के हथियार और सेना के जवानों को कितना उचित है, कितना राष्ट्र के लिए हितकर है। तो इसलिए ये पूरा देश बिक गया, और उसका मूल कारण है हमने जाति देखी, हमने अपने बिरादरी के लोगों को पहचाना। बिरादरी है तो बहुत अच्छा है, बिरादरी नहीं है तो बेकार है। और तो और हमारे लोग जब जाति नहीं समझ पाते हैं तो पूंछ उठा के देखते हैं, देखें अच्छा लाल है, आप तो अपना वाला है। ये प्रथा को खत्म करना पड़ेगा। यही प्रथा इस देश के विनाश का कारण है। फिर मानक क्या हो, सारी जातियां एक राजनीतिक पार्टी को भी अपना कैसे मान लें, और कोई एक मानक हो। इस देश और के विकास के लिए कोई मानक होना चाहिए, कोई बजट होना चाहिए, कोई तौर तरीका होना चाहिए, कोई प्लेटफार्म होना चाहिए। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी बनाया गया। 3,500 जाति के लोग इस प्लेटफार्म पे काम कर रहे हैं। तो अब इसे कोई नहीं कह सकता कि एक जाति का है, और ये भी कोई नहीं कह सकता कि एक धर्म का है। क्यों? इसमें साथियों, इसमें शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लास है, और माइनॉरिटी में मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, ईसाई है। सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, राष्ट्र का हित अकेले आप नहीं कर सकते, राष्ट्र का उत्थान आप अकेले नहीं कर सकते हो। इस सभी को मिलाना पड़ेगा। और एक तो राष्ट्र की संपत्ति बेचने वाले हैं बीजेपी और कांग्रेस के लोग, बड़े पैमाने पे बेचने वाले हैं। छोटे मोटे हमारे लोग भी सौदागर हो सकते हैं, छोटे मोटे, लेकिन इन्होंने बेचा। तो राष्ट्र के विरोधी लोगों को, राष्ट्रद्रोहियों को हम साथ में नहीं लेते, और जो राष्ट्र के हित में काम करना चाहते हैं उनको हम लोग लेके आंदोलन चला रहे हैं। तो पहला मुद्दा रखा कि हम जब सरकार में आएंगे, पहला क्या करेंगे, तो स्टाम्प पेपर पर लिख के देंगे कि हम जाति आधारित गिनती करेंगे। और जब सभी जातियों की गिनती हो जाएगी तो उनके पास कितना साधन संसाधन है ये भी पता चल जाएगा, और इसको हम ओपन पटल पर रख देंगे। तो एक दूसरे की जाति में जो लड़ाने का, भिड़ाने का काम हो रहा है वो भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। और फिर लोगों की मनसा बनेगी, मानसिकता बनेगी कि किसने किसका हिस्सा खाया है, और उसका आकलन करते हुए 100% आरक्षण सभी जाति धर्म के लोगों को दे दिया जाए, तो लड़ाई इस देश में समाप्त हो सकती है। जो आपसी लड़ाई है, आपसी लड़ाई को कोई मानक होना चाहिए, मानक है, इसको खत्म कर देना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने मापदंड बनाया कि भूमि आयोग बनाना चाहिए। किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है और किसी के पास मर जाए तो दफन करने तक के लिए जमीन नहीं है। तो इसलिए एक निश्चित मानक बनना चाहिए, उससे ज्यादा कोई नहीं रख सकता, उससे कम किसी के पास नहीं होना चाहिए। एक काम करना होगा। इस दूसरा हम लोगों ने मुद्दा रखा। तीसरा मुद्दा हम लोगों ने रखा
जब हमारी सरकार अगर आती है तो साथियों प्रत्येक परिवार को जिसके यहां सरकारी सर्विस नहीं है उनको कंपलसरी 18,000 रुपए महीने हर महीने दिया जाए और बदले में उनसे 8 घंटे का काम लिया जाए। अगर ऐसा कर दिया जाए तो वास्तव में कोई 2 रोटी के लिए मर सकता है भारत में? नहीं मरेगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन कोई कर लिया, नौकरी नहीं मिल रही है तो बेरोजगारी भत्ता 5,000, कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है तो 3,000, कोई इंटर पास है तो उसको 2,500, कोई मैट्रिक किया हुआ है तो 2,000 उसे दिया जाए, तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, उसको पढ़ने लिखने का अवसर प्रदान किया जाए, तो साथियों इसलिए उनका भी कल्याण हो सकता है। अगला मुद्दा हम लोगों ने बनाया कि इसके अलावा क्या करना चाहिए, तो 60 साल से ज्यादा जिसकी उम्र हो जाए उसे वृद्धा पेंशन कम से कम 3,000 रुपए महीने दिया जाए, जिससे वो भी बुढ़ापे में किसी के ऊपर आश्रित न रहें। और साथियों इस तरीके से चाहे किसी के घर का बच्चा हो पूरे भारत में एक सिलेबस पढ़ना चाहिए। अभी क्या है, हर स्कूल में अलग अलग किताबें हैं भारत में। मुझे तो लगता है कि भारत देश का एजुकेशन मिनिस्टर अब तक जितने हुए सब हिंजड़े हुए, नपुंसक हुए, जिन्होंने कोई ठोस ऐसा आधार नहीं बनाया, ठोस बातें नहीं की और ना ही कोई ठोस रिजल्ट पे काम किया। और हर लोगों को आजादी है, चाहे जो विषय पढ़ाए, चाहे जो किताबें लागू करें। इससे क्या हो रहा है कि भारत में विभिन्न प्रकार के मत पैदा हो रहे हैं। किताबें अलग अलग पढ़ोगे, विषय अलग अलग पढ़ोगे तो ब्रेन भी अलग अलग डेवलप करेगा। इसको जैसे ही हम लोगों की सरकार आएगी, एकल वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, एकल सिस्टम लागू किया जाए, एक ही किताब सभी जगह पढ़ना चाहिए। और जो प्राइमरी एजुकेशन को उन्होंने, मिडिल एजुकेशन को उन्होंने करप्ट किया, खत्म किया जानबूझ के सरकार ने। हमें लोगों को बताया जाता है, गरीब जनता को, कि मास्टर पढ़ा नहीं रहा है, उसे 50,000 देते हैं तब भी। ये बात सही नहीं है। सरकार जो है खुद नहीं पढ़ाने देना चाहती, ये बात सही है। प्राइवेट स्कूल में जब कोई पढ़ाने जाता है तो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला ही जाता है। लेकिन सरकारी स्कूल में जब कोई ज्वाइनिंग हो रही है तो साथियों एमए है, बीएड है, टीटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, विशिष्ट बीटीसी है, ये पोस्टों के आधार पे जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा योग्य लोग जाते हैं। लेकिन योग्य लोगों से क्या करवाती है सरकार? एमडीएम के माध्यम से कितना धनिया, मिर्चा, लहसुन, प्याज डालना है, तेल डालना है, ये लिखना है। 100 ग्राम से ज्यादा खाना नहीं होना चाहिए, ये लिखना है। और जनगणना कराना है, पशु गणना कराना है, नसबंदी का गणना कराना है, पोलियो ड्रॉप पिलवाना है, और साथियों चुनाव में वोटर लिस्ट संशोधन कराना है, फाइनल वोटर लिस्ट करनी है, और चुनाव में वोटिंग करवानी है और काउंटिंग करवानी है। सारा काम मास्टरों को दे दिया। मास्टर का काम है पढ़ाना, लेकिन सरकार कहती है पढ़ाओ मत। आपको क्या करना है? खिचड़ी बनवाओ, खीर बनवाओ। ये काम मास्टर का नहीं है, भले ही बनाने वाले वहां हैं। और बच्चे क्या करते हैं? बच्चों के मानस पटल पे इसका बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा है। इतना पहुंचा हुआ है कि जब वो खाना बनने लगता है तो जैसे ही धुआं दिखाई दिया, अब मास्टर साहब कह रहे हैं बोलो कैसे कबूतर, तो कह रहा है बन रहा है आज खीर पूड़ी। तो बच्चा खीर पूड़ी की तरफ ध्यान देता है। क्या मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही बन के तैयार हुआ, इंतजार कर रहा है, भाग के थाली कटोरा निकाला और लग गया लाइन में। और जब टेस्टी खाना मिल गया तो 100 ग्राम से ज्यादा देना नहीं है। और जब दोबारा लाइन लगाया तो मास्टर साहब डंडा लेके खड़े हैं, अगर ज्यादा खिला देंगे तो उनके जेब से चला जाएगा, इसलिए इतना ही खाना है। तो जब दोबारा आएगा तो जब कहेंगे दट साले नहीं तो, और जब गाली देंगे, डांटेंगे, पीट भी देंगे
तो उसका मनोबल गिर जाएगा। और देश में जब स्टूडेंट और विद्यार्थियों का मनोबल गिरेगा तो यही विद्यार्थी क्या करेगा, आगे बढ़ के बहुत सारे एरिया में जाएगा। तो जीवन भर इनका मोरल डाउन रहना चाहिए। ये काम जो हो रहा है, जब हम लोगों की सरकार आएगी तो एमडीएम की व्यवस्था टोटल खत्म, मास्टर से सारा काम लेके दूसरे कर्मचारियों को दिया जाएगा। मास्टर का एक ही काम होगा, जो एक सिलेबस सभी के लिए निर्माण होगा, उसी तर्ज पे पढ़ाना होगा, इंग्लिश मीडियम के तर्ज पे। और जब ऐसा हो जाएगा तो गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने में कामयाब हो जाएगा और सभी को देश में एक मानक के तहत आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जिसको जो सामर्थ्य है वो पढ़ना चाहता है पढ़े। और ये वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान की सरकार बैकवर्ड क्लास को हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन पुरस्कार होता है, उसको बंद कर दिया। नहीं दिया 2 साल तो बंद कर दिया। और बंद करने से क्या हुआ, जो बैकवर्ड क्लास किसी तरीके से धक्का मारते मारते एमबीबीएस कर रहा है, लॉ कर रहा है, एलएलएम कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, डिलीट कर रहा है, उसको स्कॉलरशिप इन्होंने बंद कर दिया। और आर्थिक स्थिति से जूझते हुए बच्चों को बीच में ही एजुकेशन को ड्रॉप करना पड़ा। और देख रहे थे अनुसूचित जाति और जनजाति को कंपलसरी उनके लिए स्कॉलरशिप था, तो उनका भी समाप्त हो रहा है। और दूसरा बात उन्होंने एक और बनाया, अपने चाचा, दादा, नाना, मौसी, मौसिया, बहन, बहनोई, जीजा, फलाना ढिकाना सबको कहा कि स्कूल खोल लो। बड़ी बड़ी स्कूलें, आईटीआई की, पॉलिटेक्निक की, आईआरटी, पीएमटी, सीपीएमटी करो और बीएड करो। तो साथियों, तमाम स्कूल खोलने से क्या हुआ, उस स्कूल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चे एडमिशन लेते हैं और उनके अकाउंट में पैसा आने की बजाय प्रबंधक के अकाउंट में जाता है और जीरो बैलेंस फीस पे एडमिशन ले लेते हैं। और बच्चा चाहे जाए और न जाए, उसे डिग्री अपने आप मिल जाती है। एजुकेशन सिस्टम भारत का करप्ट कर दिया गया। इस पे जैसे ही बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनेगी, अंकुश लगाया जाएगा। तो ये सारा काम करने के लिए हम जब स्टाम्प पेपर पे लिख के 29 मुद्दे दे रहे हैं हम लोग, तो अलग से आते हैं नेता, सपा के भी आते हैं, बसपा के भी आते हैं, तमाम छोटे छोटे दलों के आते हैं, कहते हैं आप लोग 29 मुद्दा जो लगा रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को, आप ऐसे ही जगाते रहेंगे तो हमारी राजनीति बंद करना चाहते हैं क्या आप लोग? तो हम लोग कहते हैं हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, तुम अपनी राजनीति करो, तुम्हारा काम सिर्फ अपने लिए राजनीति करना है। हम समाज को सही मार्ग पे लाने के लिए समाज नीति पे राजनीति कर रहे हैं, समाज के उत्थान के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए वो चले भी जाते हैं, नाराज भी होते हैं, और जब ज्यादा प्रेशर होता है तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी कभी मुंह खोल देते हैं। अभी अखिलेश यादव जी ने भी कहा है, हम भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती करवाना चाहते हैं। अभी कह रहे हैं ना, एक दिन बोल देते हैं, फिर 15 दिन गायब रहते हैं, 20 दिन गायब रहेंगे। और जब केंद्र में ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए दबाव बनाना चाहिए, पूरे देश के बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के नेता को मिलकर दबाव बनाना चाहिए, दबाव बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये सारा काम हम लोगों ने सोचा, हम लोगों के अलावा कोई करने वाला नहीं है। ये लोग झूठा आश्वासन दे रहे हैं, इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई गई है। इसकी नीयत साफ है साथियों, इसका नेतृत्व साफ सुथरे है, और साथियों इसका नीति बहुजनों के हित में बनाने वाली है, उनके बहुजनों के हित और कल्याण में बनाई गई है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी हम लोगों ने बनाया है। अब आप लोगों का क्या इरादा है, बनाना उचित है या तो नहीं है, आप लोगों से समर्थन चाहता हूं। और 9 अक्टूबर को इसीलिए माता रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में 10 लाख लोगों की बड़ी रैली करने चल रहे हैं हम लोग। यहां से भी आप लोग एक बस भर के उपस्थिति दर्ज करोगे, ये आप लोगों से उम्मीद रखता हूं। उसमें आदरणीय वामन मेश्राम आ रहे हैं, दुनिया के पटल पे बहुत बड़ी हस्ती और शख्सियत बन चुके हैं। और हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, ये भी दुनिया के लेवल पे एक बड़ी शख्सियत हो गए हैं, और इनके करोड़ों करोड़ों लोग फॉलोअर हैं पूरे दुनिया में।
तो ऐसे लोग आ रहे अगर समर्थन करने के लिए हम लोगों के, तो हम आपसे अपील करना चाहते हैं आप लोग भी एक बस भर के लेके चलो। और इस मौके पे मैं इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।